Hi, welcome to my channel, The Learning Ledger by CA Neha, and today we are going to discuss what is residential status of an individual as per the Income Tax Act 1961. So रेसिडेंशियल स्टेटस सब टाइप के पर्सन के लिए डिफरेंटली कैलकुलेट किया जाता है लाइक फर्म के लिए अलग से निकालते हैं, कंपनी के लिए अलग से निकालते हैं, जो एच यू एफ है उसके लिए अलग से हो गया, फर्म ए ओ पी बी ओ आई सबके लिए अलग से होता है। तो इंडिविजुअल के लिए टुडे विल बी डिस्कसिंग। तो ये होता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, अब बेसिक इसमें दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट हम देखेंगे कि आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो। अगर आप रेसिडेंट हो देन विल फर्दर सी टू मोर एडिशनल कंडीशंस कि आप रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो अब मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ। अगर आप बेसिक कंडीशंस बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस है। रेसिडेंट स्टेटस इसलिए निकालना इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज इफ़ यू आर रेसिडेंट इन द प्रीवियस ईयर, जिस ईयर का आप टैक्स कंप्यूट करना चाह रहे हो, अगर आप रेसिडेंट हो तो यू विल बी पेइंग टैक्स ऑन द ग्लोबल इनकम। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो सिर्फ जो इंडिया से आपने इनकम को अर्न किया आप उस पर टैक्स दोगे। तो आपकी टैक्सेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। तो एज आई वाज सेइंग बेसिक कंडीशंस होती है इसमें। दो बेसिक कंडीशंस होती है। सबसे पहला स्टेप ये है, हम पहले रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट ये चेक करते हैं। ठीक है, अब बेसिक रेसिडेंट है कि नहीं, इसकी टू कंडीशंस ये हैं कि हम जिस प्रीवियस ईयर का हम चेक कर रहे हैं हम उसमें देखेंगे कि अगर 182 डेज या मोर से ज़्यादा अगर वो इंडिया में है तो हम उसको रेसिडेंट मानेंगे। ठीक है, और दूसरा है अगर वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर तो 60 डेज या उससे ज़्यादा, और उससे पहले वाले जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पुराने 4 साल है उसमें अगर वो 365 डेज से ज़्यादा है तो फिर वो रेसिडेंट है। तो इनमें से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप रेसिडेंट हो। अगर आप प्रीवियस ईयर जिस ईयर का आप कंप्यूट कर रहे हो उस ईयर के अंदर आप 182 डेज से ज़्यादा इंडिया के अंदर रहे हो तो आप रेसिडेंट हो। नंबर सेकंड, अगर आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहे हो लेकिन उससे पहले वाले 4 साल में, जो प्रीवियस ईयर है उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल में अगर आप 365 डेज से ज़्यादा रहे हो देन ऑल्सो यू आर रेसिडेंट। तो अगर आपने एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करी तो आप रेसिडेंट हो, दोनों कर दी तो ऑब्वियसली आप रेसिडेंट हो, पर अगर आपने एक भी करी है तो यू आर रेसिडेंट। ठीक है, अब अगर हमारे पास आप रेसिडेंट होते हो तो हमारे पास स्टेप 2 है, दूसरी कंडीशन एडिशनल कंडीशन जो होती है कि आप आर ओ आर हो कि आर एन ओ आर। ये चीज़ हम एक बार देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि स्टेप 1 में जो दो कंडीशन है ये प्रीवियस ईयर 60 डेज वाली, ये इसमें दो एक्सेप्शंस होते हैं। मतलब इस केस के अंदर ये 60 डेज का टाइम लिमिट को हम 182 डेज में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब हमारे लिए सिर्फ एक ही कंडीशन रेलिवेंट रह जाती है। मतलब इन लोगों के केस में 60 डेज की जगह हम 182 डेज देखते हैं। तो अगर सीधा सीधा कहें तो सिर्फ एक ही कंडीशन वैलिड होगी, और वो कौन है? एक्सेप्शंस है कि एक इंडियन सिटीजन है हु लीव्स इंडिया, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द relevant previous year for the purpose of employment। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और an Indian citizen who is a crew member of an Indian ship who is leaving India for their purpose। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला वाला सिचुएशन जिसमें एक इंडियन सिटीजन इंडिया अगर छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है बाहर, आप ढूंढने नहीं जा रहे हो। तो अगर आप ढूंढने जा रहे हो तो दैट इज नॉट द
इसमें इंक्लूड नहीं होगा, दैट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि ऑलरेडी आपकी जॉब लग चुकी है और आप सिर्फ वहाँ पे ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, तो दैट इज द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप उस केस में फॉल करते हो तो आपकी 60 डेज की कंडीशन 182 डेज में काउंट होगी। और अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो और एक इंडियन शिप पे क्रू मेंबर हो और ये इंडियन शिप बाहर जा रही है, तो भी आपके केस में 60 डेज की कंडीशन हम 182 डेज से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब आप आपकी एक ही कंडीशन आपके लिए चेक की जाएगी कि आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर हमारे ऊपर एक ही कंडीशन आ रही है तो इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। बिकॉज अगर मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि दो कंडीशंस देख के हम किसी ना किसी तरह से रेसिडेंट बना ले, बट अगर आप एक ही कंडीशन में फॉल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक कंडीशन से बच गए हो, तो आप रेसिडेंट ना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप रेसिडेंट हो तो गवर्नमेंट कह रही है आप फिर हमारे अपने हो, यू विल हैव टू गिव टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम, तो वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पे फिर एक कंडीशन को कम कर दिया है। ठीक है, दूसरी एक्सेप्शन है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, और इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का पर्सन मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है लास्ट वीडियो में। अनडिवाइडेड इंडिया में बेसिकली आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के फादर मदर या मदर के पेरेंट्स अगर आपके अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए तो आप इंडियन ओरिजिन में माने जाओगे। हु कम्स ऑन अ विजिट, यानी घूमने के पर्पस से या कैसे भी इंडिया में आते हो आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन, ये एक्सेप्शन भी होता है जिसके अंदर आपका 60 डेज की कंडीशन 182 डेज में कन्वर्ट कर दी जाएगी। बट देर इज वन मोर थिंग कि अगर आप इस केस में फॉल कर रहे हो और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो ये 60 डेज 182 डेज नहीं होकर 120 डेज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है इसके अंदर। अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए 182 डेज की जगह वो 120 डेज काउंट किया जाएगा। ठीक है, और एक इंडिया में एक ही जगह कंटिन्यूअसली रहना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कहीं भी रह सकते हो, पर इंडिया में हो तो आप रेसिडेंट अकॉर्डिंगली हम स्टेटस डिटरमाइन करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कि अगर आप आर्ली बेसिस पर भी हम कैलकुलेशन करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका एक एक दिन से रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट का डिटरमाइन होता है। तो अगर आप आर्ली बेसिस पे, जैसे इंडिया से आप फॉर एग्जाम्पल अगर बताओ एक सेकेंड, एग्जाम्पल है, जैसे मान लो 25 नवंबर 24 को आप छोड़ के जा रहे हो इंडिया को, इंडिया में से जा रहे हो 6 बजे। ठीक है, तो इंडिया में आप कितने घंटे रहे? अप्रोक्स 18 आवर्स। ठीक है, और आप फिर इंडिया में मान लो 10 तारीख को आ रहे हो। ठीक है, इंडिया में आ गए आप मान लो 10 बजे, तो आप इंडिया में कितने हो? 2 घंटे, तो हो गए 20 घंटे। तो ये 24 घंटे से कम है तो इसको हम एक दिन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर 24 घंटे से ज़्यादा होगा तभी हम एक दिन काउंट करेंगे। और थर्ड चीज़ ये भी कि अगर कोई पर्सन ऐसे कहता है कि मुझे याद नहीं है कि हम कब गए थे कब आए थे और हम इसीलिए अवॉइड करना चाह रहे हैं, हमारा इंटेंशन भी ऐसा है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे बोला कि ठीक है अगर आपको याद नहीं है तो वी विल कंसिडर बोथ द डेज आप इंडिया में ही थे और हम उसको रेसिडेंट ही कंसिडर करेंगे। तो ऐसे केस में फिर वो अपने आप ही दे विल समहाउ से कि हाँ ऐसे हम गए थे या नहीं गए थे। तो कोई बचने के कोई तरीके नहीं है। ठीक है, दूसरा ये भी है कि अगर आप टेरिटोरियल वाटर्स में हो तब भी आप इंडिया का ही पार्ट हो। टेरिटोरियल वाटर्स हो गया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अगर आप इंडिया की बाउंड्री से अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक आप इंडिया के अंदर हो पानी में, तो भी आप इंडिया के अंदर ही माने जाओ। अब मैंने एक चीज और ये जो बताई थी कि इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन अगर इंडियन शिप पे बाहर जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ दैट शिप, तो भी हमारी 60 डेज वाली कंडीशन 182 डेज हो जाएगी। तो उस चीज में एक चीज है कि जब वो निकलते हैं उससे पहले उनसे कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट साइन कराया जाता है। अब कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या होता है कि उसमें एक ज्वाइनिंग की डेट होती है, ठीक है, और एक होती है उसमें डिस्चार्ज डेट। अब उसमें का मतलब होता है कि अगर आपने
इस पीरियड में साइन करा हुआ है तो आप अपनी ड्यूटी से नहीं जा सकते हो बिफोर आप डिस्चार्ज होते हो। तो आपको अगर बाहर ये पीरियड वाला जो कंसिडर हम करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस में, ये अगर आउटसाइड इंडिया रहते हैं तो हम वो कंसिडर नहीं करेंगे। इस पीरियड के अंदर आप कहीं नहीं जा सकते हो। अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी कुछ भी हो, इन एनी केस आप नहीं जाते हो। ये चीज तो अपने आप तो कंपनी नहीं भेजती। अगर कोई बाय लैंड अगर आप खुद से निकल के कहीं से खुद से जाना चाहोगे तो आप जा सकते हो, पर शिप तो वोंट टेक बैक कि वो आपको वापस से छोड़कर आ जाएगी, वो नहीं होगा। तो ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज पीरियड भी हम अपने उसमें कंसिडर नहीं करते। ये बाहर आउटसाइड इंडिया माना जाता है इफ इंडियन शिप इज उसका डेस्टिनेशन बाहर है तो। अब मान लो, ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका कहीं भी इंडिया इंडिया के पूरे वर्ल्ड में कहीं भी टैक्स नहीं बन रहा है, मतलब वो टैक्सेबल वाली लिमिट में आ ही नहीं रहा है, या उसका कैसे भी ऐसे बिजनेसेस हैं जो एग्जेम्प्ट है तो कहीं भी वो टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम उसको डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे। डीम्ड रेसिडेंट मतलब हमारे इंडिया के अंदर आप ग्लोबल इनकम पे फिर टैक्स दोगे। तो इस डीम्ड रेसिडेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है? एक तो सबसे पहले वो हो इंडियन सिटीजन, ठीक है। दूसरा हो इसकी इंडियन इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है। थर्ड कंडीशन कि अगर वो पूरे वर्ल्ड में नॉन रेसिडेंट है और वो मतलब कहीं भी वो टैक्स नहीं दे रहा है, तो फिर वो डीम्ड रेसिडेंट होगा। डीम्ड रेसिडेंट होगा मतलब इंडिया में हम उससे ग्लोबल इनकम पर टैक्स लेंगे। ये किस लिए किया था गवर्नमेंट ने? बिकॉज ऐसे कोई बड़े बड़े जितने लोग होते हैं वो कई बार ये टैक्स प्लानिंग करते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी टैक्स ना दे, तो उसके लिए वो थोड़े थोड़े पीरियड के लिए हर जगह रुकते हैं, हर जगह उनका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट हो जाता है। तो इस वजह से वो ग्लोबल कहीं भी ग्लोबली भी टैक्सेबल नहीं हो पाते। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि ठीक है, अगर कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं है तो हमारे यहाँ फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन सिटीजन हो। अब आपको एक क्वेश्चन हो सकता है इसमें कि अगर वो एनआर भी है अगर पूरे वर्ल्ड में, तो एटलीस्ट उस कंट्री से जिस कंट्री से उसने इनकम कमाई है उस पर तो वो टैक्स देगा। बट क्या होता है ना कि बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसके 10 बिजनेस है। अब उसने हर जगह अलग अलग कि यहाँ मैं दुबई में कर लेता हूँ, सिंगापुर में कर लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में कर लेता हूँ, इंडिया से कर लेता हूँ। हर जगह थोड़े थोड़े एग्जाम्पन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे एसईजेड हो गए या कोई भी ट्रेड बेनिफिट हो गया या कुछ भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव हो गया। तो हर जगह गवर्नमेंट कोई कोई बेनिफिट देती है, तो उसने अपने बिजनेसेस को इस तरह से कंट्रीज में डिवाइड कर दिया कि उसका कहीं भी टैक्स नहीं बन रहा। तो ऐसी कंडीशन को कर्ब करने के लिए ही डीम्ड रेसिडेंट का हमने वो गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने ये डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब इसके बाद हम एक चीज समझते हैं कि ये जो डीम्ड रेसिडेंट होता है, ये डीम्ड रेसिडेंट आर होगा कि RNOR होगा? तो ये हमेशा RNOR ही होगा, ठीक है। तो डीम्ड रेसिडेंट तो हमेशा ही RNOR होता है। अब ठीक है, अब मैंने आपको दो एडिशनल कंडीशंस बताई थी, ROR और RNOR की, मतलब बताई नहीं थी, सॉरी, हाँ मैं बताती हूँ। मतलब प्रीवियस दो 2 इयर्स, अगर आप पिछले 2 साल आउट ऑफ 7 इयर्स, सॉरी आउट ऑफ 10 इयर्स, अगर आप पिछले 10 प्रीवियस ईयर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 सालों में से किसी भी 2 साल में अगर आप रेसिडेंट हो तो एक कंडीशन हो गई। नेक्स्ट कंडीशन, अगर ऐसे ही प्रीवियस ईयर के रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के पिछले 7 इयर्स में अगर आप 730 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रेसिडेंट हो, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आप ROR हो, अदरवाइज आप RNOR हो। तो क्या हो गया कि आप जिस ईयर में कंप्यूट कर रहे हो टैक्सेशन, उस ईयर वो हो गया हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, उससे पहले वाले 10 साल और उससे पहले वाले 7 इयर्स, अगर उसमें से 2 साल और 730 डेज अगर आप इंडिया में रेसिडेंट हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप ROR हो, अदरवाइज आप RNOR हो। अब कंडीशन सेकंड एडिशनल कंडीशन तो हम तभी आते हैं जब हम रेसिडेंट होते हैं। अगर हम NR हैं तो हम एडिशनल कंडीशन वैसे भी चेक नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर दो चीजें देख लेते हैं कि एडिशनल कंडीशंस RNOR की
किसके लिए लगती है, ये सबके लिए नहीं होती। कुछ लोग बिना कुछ एडिशनल कंडीशन चेक करे भी RNOR होते हैं। अब एक तो मैंने आपको भी बताया डीम्ड रेसिडेंट, वो हमेशा RNOR होता है। एक मैंने आपको बताया था एक इंडियन सिटीजन, ठीक है, जो कि और इंडियन ओरिजिन, अगर इंडिया में घूमने के पर्पज से आया है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, RNOR। मतलब उसके लिए हमें ये कंडीशंस भी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली RNOR कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हमने देखा कैसे डिटरमाइन करते हैं। हम आगे वीडियोस में विल सी की फर्म, HUF, BOI, AOP, कंपनी, इन सब के लिए कैसे करते हैं। So I hope you like the video, and if you did, please do like, share and subscribe, and thank you.